नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आइए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन की, जो है गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें गीतू। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग इंडिया में बात होगी 4 बड़ी खबरों की। और पहली खबर में हम आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई खबर। तो आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और शाम को ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, बात करते हैं दूसरी खबर की। देखिए, इसके लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। कल शाम को ही नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वो इन दोनों राज्यों में बाढ़ग्रस्त, देखिए आप ये भी बता दें कि दौरे की बात भी आपको बता दें, पीएम का दौरा भी जो रहेगा, 2 राज्यों में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे और चल रहे राहत एवं पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा जो है वो करने की बात भी यहां पर सामने आ रही है। तीसरी खबर जो है वो भी आपको समझना महत्वपूर्ण है। तीसरी खबर नेपाल से है। नेपाल में केपी ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। ये कदम उस हिंसक संघर्ष के बाद आया है जिसमें कईयों की जान चली गई। 19 का आंकड़ा तो अभी तक आ रहा है। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, ये बताया जा रहा है। और अब रुख करते हैं आखिरी खबर का गीत। बिल्कुल, और आगरा के महालक्ष्मी मंदिर की दीवार गिर गई है। दीवार के साथ छत का करीब 3 फीट का हिस्सा भी गिर गया। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो लगातार इन 4 खबरों पर हमारी नजर बनेगी। विस्तार से हम आपको इनके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आज देश को मिलेंगे नए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज संसद परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन के बीच मुकाबला होगा। बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने इससे दूरी बनाई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज, और ये महत्वपूर्ण, संसद परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और शाम 6 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरुआत हो जाएगी और जल्द ही पता लग जाएगा अगला राष्ट्रपति कौन यहां पर होने वाला है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। काफी लंबे समय से इंतजार था कि वह वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे। एक तरफ राधाकृष्णन या सुदर्शन, ये एक बड़ा अहम प्रश्न है। विपक्ष भी पुरजोर तरीके से अपनी प्रयास करेगा कि वो उनका कैंडिडेट आए, लेकिन जिसके नंबर्स ज्यादा हैं वही जीतेगा। बिल्कुल, और 10 बजे से शाम 5 बजे तक की वोटिंग होनी है संसद परिसर में। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी, यानी कि आज ये तय हो जाएगा कि कौन होगा उपराष्ट्रपति। हालांकि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन के बीच मुकाबला माना जा रहा है शिवम। और कहा यह भी जा रहा है जब कैंडिडेट्स का चयन किया गया तो यहाँ पर क्योंकि दक्षिण से ही दोनों ताल्लुक रखते हैं, इसलिए जो वो फैक्टर है वो कम से कम कॉमन होगा और देखना होगा कि किसे यहाँ पर चुना जाएगा। देखिए, बीजेपी की अगर बात की जाए खासतौर पर, तो उन्होंने भी दक्षिण की राजनीति, मतलब दक्षिण को जितना महत्व दिया है, क्योंकि बाकी आप देखेंगे तो मेजर टारगेट्स उनके पूरे रह गए, पूरे हो ही गए हैं। अब बचा क्या आपके पास पश्चिम बंगाल मुख्य तौर पर आपका एक टारगेट है और आपके पास दक्षिण भारत जो है आपका मुख्य टारगेट है। तो इसको उस लिहाज से, उस दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। लेकिन अगर उनके एनडीए के कैंडिडेट की बात की जाए तो काफी वरिष्ठ हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड माने जाते हैं और साथ ही साथ जो संघ के साथ वो जुड़ा, वो तमाम चीजें, ये अहम रोल जो है गीतू वो प्ले जरूर करेंगी। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए जिस तरह से बात हम कर रहे हैं मिशन साउथ की, और हम ये काफी समय से देख रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं अपनी जो एक जड़ है वहां भी जमाना चाहती है। क्योंकि बाकी देश में तो हम देख रहे हैं कि लगभग सभी राज्यों में बीजेपी कवर कर चुकी है, लेकिन अब जो मिशन साउथ है वो थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो रहा है बीजेपी के लिए। कई बार विरोध भी देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं भाषा को लेकर, जिस तरह से वहां पर काफी बवाल हो गया था, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि जो लोग हैं वो थोड़ा सा एंटी बीजेपी दिखते हैं। हालांकि बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है किसी भी तरह से लोगों को वहां पर समझाया जाए या फिर जो मिशन साउथ उन्होंने नाम दिया है उसे पूरा किया जाए। एक अभेद्य किले के रूप में पहले लगता होगा दक्षिण, लेकिन अब नहीं, क्योंकि प्रयासरत है जो बीजेपी सरकार, आप कह लीजिए एनडीए सरकार, वो लगातार प्रयास करी दक्षिण की राजनीति में अपना जो है सिक्का उनका चले जरूर। लेकिन देश को जल्द मिलेंगे नए उपराष्ट्रपति और इसी की तैयारी है और ये अपडेट्स और डिटेल्स आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन आपको बता दें उपराष्ट्रपति चुनाव का समीकरण क्या कहता है, तेजी से ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, संसद की मौजूदा स्थिति की अगर
बात करें तो लोकसभा में आप ये आंकड़ा देख सकते हैं, 542 सांसद हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो 239 सांसद। दोनों सदनों में कुल सांसदों की संख्या जो 781 यहाँ पर, यानी इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा बनता है 391। बिल्कुल। और देखिए, राजनीतिक गठबंधनों की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए के पास 422 सांसद है, जो कि बहुमत से 31 ज्यादा है। इंडिया गठबंधन के पास 319 सांसद है, जो कि बहुमत से 72 कम है। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का जीतना तय माना जा रहा है। तो देखिए, एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की भी हम बात कर लेते हैं। शिवम, ये कौन है, इनकी भी जरा जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। बिल्कुल। अब 20 अक्टूबर 1957 तमिलनाडु के तिरुपुर में इनका जन्म हुआ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, ये संघ से जो जुड़ाव है 16 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र से ही संघ से जुड़े हुए। 1996 में भाजपा तमिलनाडु सचिव ये बने हैं और ये तमिलनाडु की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, दक्षिण की राजनीति को ये अच्छे से समझते हैं। 1998 1999 में कोयम्बटूर से ये सांसद रहे हैं। 2004 से 2007 में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे हैं, यानी बहुत सॉलिड प्रोफाइल है। फिर 2016 से 2020 में कोयर बोर्ड होता है उसका अध्यक्ष रहे, तो इनका काफी अच्छा, अगर प्रोफाइल अगर कहा जाए, काफी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है इनका। बिल्कुल। और अगर हम 2020 से 2022 की बात करते हैं शिवम, तो इसमें देखिए बीजेपी के केरल प्रभारी भी रहे हैं और 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। वर्तमान पद की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं 31 जुलाई 2024 से अभी तक। तो देखना होगा, जिस तरह से ये प्रोफाइल है ये हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह से आप भी कह रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है और जीतने की भी पूरी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उम्मीदें हैं। तो कौन है विपक्ष के उम्मीदवार? सुदर्शन रेड्डी, ये भी जरा अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। 8 जुलाई 1946 को तेलंगाना के रंगारेड्डी में इनका जन्म हुआ है। 1988 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में इन्होंने काम किया है। तो 1995 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश भी ये बने। 2005 की अगर बात करें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2011 में रिटायर हुए हैं। बिल्कुल। अब मार्च 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने। कुछ महीने बाद सितंबर में व्यक्तिगत कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब इनका भी प्रोफाइल अगर देखा जाए तो बेहद शानदार प्रोफाइल है। आप ये देखिए, आंध्र प्रदेश की राजनीति भी आप इसमें कवर कर लेंगे, आप तेलंगाना की राजनीति भी आप इसमें कवर कर लेंगे। 8 जुलाई 1946 को जन्म होता है। 88 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में, तो एक एडवोकेट के रूप में आप समझ लीजिए, जो कानून की समझ रखते हैं। 95 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने, फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो बहुत सॉलिड प्रोफाइल है, मतलब एकदम आप समझ सकते हैं कि दावेदारी बहुत मजबूत यहाँ पर जो है इनकी भी है। बिल्कुल। और चलिए शिवम, आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज गुड मॉर्निंग इंडिया पर आज का मूड क्या है। तो देखिए, आज मौसम का मूड खराब है। पीएम मोदी आज बाढ़ प्रभावित राज्य पंजाब और हिमाचल का दौरा करेंगे, क्योंकि देश में जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब है। खासतौर से अगर हम बात करते हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करने वाले हैं। दोनों राज्यों में पीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और हालातों की समीक्षा करेंगे कि तो बहुत ज्यादा जो है आफत बन के बारिश जो है वो बरसी है। त्राहिमाम हर जगह हुआ है। और पंजाब की जो तस्वीरें, जैसे फाजिलका की शायद ये तस्वीर होगी, वो हम दिखा रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है, हर स्तर पर लोग भी कर रहे हैं प्रयास। ये देखिए, फाजिलका की हमने ये तस्वीर दिखाई है और सैल्यूट करता हूं हमारे एनडीआरएफ के जवानों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिविक वॉलंटियर्स को। बहुत खतरनाक स्थिति इस वक्त, फसलें डूब गई, लोग परेशान हैं, लेकिन जज्बा हमारा अभी भी बरकरार है, कर रहे हैं एक दूसरे की। अमृतसर की तस्वीर बिल्कुल। और ये देखिए, प्रधानमंत्री सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे पीएम कांगड़ा जाएंगे, जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी वो करेंगे। तो कांगड़ा में पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राहत बचाव टीम से भी यहाँ पर वो बात करते हुए नजर आएंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3 बजे पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:15 पर गुरदासपुर पहुंचेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। ये बहुत जरूरी भी है शिवम, क्योंकि जब तक वो खुद आकलन नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तब तक एक कहा जाता है जो एक बजट इन लोगों की मदद के लिए अगर कुछ निर्धारित किया जाएगा तो वो तय उसी के बाद होगा, क्योंकि मदद की गुहार तो लगाई जा रही है। बहुत नुकसान पंजाब और हिमाचल में हुआ है।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो तबाही आई है वहाँ तो शुरुआत थी। आप सोचिए पहाड़ दरक रहे हैं और कितने लोगों की जानें जो हैं वो गई होंगी और जीवन जिस तरीके से प्रभावित हुआ। नेशनल हाईवेज़ कैसे कट हो जाते हैं जब आपका पहाड़ दरक जाता है, बिल्कुल। वो त्रासदी आती है। आपने देखा क्या हुआ उत्तराखंड में, आप वहाँ पर देख लीजिए, हिमाचल के जी। हालात को आप देख लीजिए और पंजाब में कहा जा रहा है इस बार सबसे ज़्यादा जो है वो मार पड़ी है। ये कुदरत की जो ये आपदा की जो मार पड़ी है, लेकिन इससे उभरना भी बहुत जल्दी जो है वो ज़रूरी है। जो नुकसान हुआ है उससे उभरना भी बहुत हमें अभी जल्दी पड़ेगा। देखिए गौरतलब है कि पंजाब में सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में समा गए हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, खाने को दाना नहीं है। देखिए जो किसान पूरे देश का पेट भरते हैं वहां पर यह स्थिति हो गई कि खाने को मतलब दाना नहीं, क्योंकि आप बाढ़ में कुछ भी नहीं बचता, पीने का पानी आपके पास नहीं बचता, जबकि आसपास सब तरफ पानी पानी होता है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गीत बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ हाल देखिए शिवम हिमाचल प्रदेश में भी है। आसमानी आफत ने यहाँ पर त्राहिमाम मचा रखी है और ये देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक लैंडस्लाइड आते रहे, बादल फटते रहे और पूरा हिमाचल तबाह हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर नेशनल हाईवेज जो बने थे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। ये दर्शकों को दिखा रहे ये हैं। सोचिए, हाँ, जी, ये मुख्य मार्ग होगा और उसमें जो ये ट्रैवलर फंसी हुई है, बिल्कुल। ये क्या हाल होगा इसमें लोग, और कितने ही ऐसे मामले होंगे कि जितना तो मीडिया दिखा पा रहा है, जितनी वीडियोस आई ये हमने दिखाई, और ये नदियों का वेग, तीव्र वेग, उसकी और गति, ये सिर्फ एक तस्वीर है शिवम, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, लगभग जो ज्यादातर पुल हैं वो टूट चुके हैं क्योंकि बहाव नदी का इतना तेज है कि उसके प्रेशर को वो झेल नहीं पा रहे हैं। या तो पुल के ऊपर से नदी गुजर गई है या फिर इतने ज्यादा प्रेशर में आ रही है कि जो पुल है पूरी तरह से टूट चुके हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे नेशनल हाईवेज में, वो पूरी तरह से खत्म है इस वक्त और एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू होगा क्योंकि कनेक्टिविटी जीरो हो चुकी है, लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते। एक बात ऐड मैं करूं कि गीतू की, ये आप देखें जो नदियों के किनारे जो हैं, फ्लड प्लेन्स भी कह लीजिए, उस आसपास के जो बैंक्स पे, ये घर जैसे इसके बगल में आप देख रहे हैं, ये पुल आप देखिए और घर देखिए, वो घर कभी भी जा सकता है। कुछ गलतियां ये भी होती हैं कि लोग बहुत किनारे पर बना लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर वहां पर बढ़ जाता है। और कुछ कुदरत है, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। आप सोचें कि आप कितना भी बना लेंगे, पुल बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन आपदा आती है तो फिर वो सब कुछ समेट के ले जाती है, फिर उसके सामने आपकी नहीं चलती, यानी इंसान की नहीं चलती। इस बार कुदरत ने ये बिल्कुल साफ साफ बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी बयां यही कर रही हैं शिवम। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बता देते हैं आगरा से खबर आ रही है। महालक्ष्मी मंदिर की दीवार यहां पर गिरी और इस हादसे में 20 श्रद्धालु मलबे में दब गए। सभी लोगों का रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। तो आगरा के महालक्ष्मी मंदिर की खबर है जहां पर अचानक दीवार गिर जाती है और दीवार के साथ छत का करीब 3 फीट का हिस्सा भी गिर जाता है और इसके चलते दीवार के सहारे खड़े लोग छत से 15 फीट नीचे यमुना नदी की तरफ गिर जाते हैं। बहुत दुखद हादसा है शिवम और इस हादसे के बाद मौके पर भगदड़ और चीख पुकार मच गई। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग जो हैं वो खून से लथपथ भागते दिखे। सूचना पर पुलिस और अन्य अधिकारी वहां पर पहुंच गए। महालक्ष्मी मंदिर यमुना जो है नदी के किनारे पे है और मंदिर की सीढ़ियों तक यमुना का पानी आ गया है। तभी अचानक दीवार गिर गई। इसके बाद मंदिर परिसर में भगदड़ जैसे हालात हो गए। पुलिस के जवान भी दौड़कर मदद करने के लिए आ गए, लेकिन वही है कि भाई जब त्रासदी आती है, जब कोई दिक्कत, जब कुछ ऐसी घटना घटती है तो आपको समय नहीं मिल पाता, आपको मौका नहीं मिल पाता। ये आगरा की जो दुखद तस्वीर, ये दुखद खबर जो बिल्कुल गीतू ये हम बता रहे हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं। एक सूचना हुई लक्ष्मी मंदिर बल्केश्वर में, मंदिर की वरांडा, पुराना मंदिर वरांडा है और कंपाउंड 10 गए जिसमें लोगों की दबे की सूचना आई है। जब मौके पे, क्योंकि बल्केश्वर एरिया में एसडीएम और एडीएम स्वयं मौके पे थे, तो एडीएम एसडीएम 5 मिनट के अंदर पहुंच गए। उसके बाद माननीय विधायक जी भी पहुंच गए। मैं फतेहपुर सीकरी से लौट रहा था तो मैं तत्काल मौके पे पहुंच गया। तो जानकारी ये मिली कि पहले जो दसने की बात थी, जो मिसिंग की बात थी, जब भीड़ को भी अनाउंसमेंट कराया गया किसी को मिसिंग है तो बताया जाए, तो 4-5 लोग जो मिल गए जो अपने घर पहुंच चुके थे, जिसको उनको हल्की फुल्की इंजरी है, जो फर्स्ट एड से भी ये किया जा सकता है, मगर किसी ग्रेव इंजरी नहीं है, बहुत बड़ा इंजरी नहीं है। इसके अतिरिक्त गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम उस एरिया पे, फिर भी चेक किया जा रहा, कोई फंसा तो नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज से। ममता, जिस तरह से हादसा हुआ है लक्ष्मी मंदिर में, आखिर वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे? देर शाम ये हादसा
वहीं जो रेलिंग थी उस पर रेलिंग पर खड़े होकर वहाँ कुछ लोग आसपास से वाले जो यमुना का जो बाहर था वहाँ देखने को पहुंचे, वहाँ नजारा को देखने ठीक है पहुंचे। ममता, थोड़ा सा आपका ऑडियो वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़, आप एक हम आपको खबर दर्शकों एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखिए ये तस्वीर, ये तो बेहद दुखद, जिस तरीके से अचानक आपने बताया कि दीवार जो गिरी और फिर ये खून से लथपथ लोग जो है इधर से उधर वो भागते हुए नजर आए, दौड़ते हुए नजर आए, और यमुना नदी के किनारे ये मंदिर जो है बताया जा रहा है और मंदिर की सीढ़ियों तक। और शिवम वजह यही हो सकती है, जैसा कि हम देख रहे हैं बाढ़ बहुत ज्यादा आई हुई है। अगर हमने आगरा की भी बात की तो वहां भी हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से जल भराव है, और ऐसे में जो यहाँ की नींव है वो कमजोर हो जाती है। अगर यमुना आसपास है या कोई नदी आसपास है और उस क्षेत्र में मंदिर बना है तो बड़ी वजह यही होती है, नमी बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके बाद इस तरह के जो मंदिर हैं वो या तो ढहते हैं या कुछ ऐसा ही हादसा हो जाता है। क्योंकि नदी किनारे मंदिरों में या नदी किनारे घरों में अक्सर ये देखा जाता है कटाव जो है वो होना शुरू हो जाता है और इस तरह के हादसे हो जाते हैं। बिल्कुल, और तमाम फैक्टर्स हैं उसमें, मॉइस्चर है, सीलन है, वो तमाम चीज़, लेकिन वो एक्सपर्ट ज़्यादा बेहतर उसको बता पाएंगे। लेकिन अचानक ये दीवार गिर गई है, इसके बाद मंदिर परिसर में भगदड़ जैसे हालात हुए। पुलिस के जवान भी दौड़कर मदद करने के लिए आए, प्रयास किया। 20 श्रद्धालु देखिए बताया जा रहा है मलबे में दबे हैं। किस कदर ये बहुत बड़ा हादसा, कभी भी कोई दीवार गिरती है तो बहुत बड़ी त्रासदी, और यहाँ पर अगर छत गिर जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो आप सोच सकते हैं छत का करीब 3 फीट हिस्सा भी जो है वो गिरा है। ये महालक्ष्मी मंदिर की दीवार गिरी है, दीवार के साथ छत का करीब 3 फीट हिस्सा भी गिरा है। इसके चलते दीवार के सहारे खड़े लोग छत से 15 फीट नीचे यमुना नदी की तरफ जो है वो गिर गए। भगदड़, चीख पुकार, और ये बेहद डरा देने वाली स्थिति। आप सोचिए मंदिर में ऐसा अगर होता है तो ये और भी दुखद कि भाई किस कदर लोग वहां पर जाते हैं आस्था के लिए। बिल्कुल शिवम, आस्था की ही बात है और लोग यहाँ पर जाते हैं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, जीवन में जो भी परेशानियां उससे कि वो कम से कम उससे निजात मिल जाए। लेकिन जब यहाँ पहुंचकर इस तरह के हादसे हो जाते हैं, भगवान की शरण पहुंचकर अगर ऐसा हादसा होता है तो काफी दुख होता है कि किस उम्मीद से वो लोग गए थे और उनके साथ क्या हो गया है। बिल्कुल, और इस पर लगातार हम नज़र बना के भी रखे हुए हैं। ममता भी हमारे साथ बनी हुई थी, उनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करेंगे एक बार फिर से। ममता, क्या आप हमारी, ठीक है चलिए यहाँ पर संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति बेहद डरा देने वाली है जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। और बिल्कुल ये वही उसी बात पर जाता है कैसे जो बाढ़, बारिश और आफत जो है जिस तरीके से ये सीज़न जो पूरा का पूरा जो लेके आया, वेदर जो पूरा का पूरा लेकर आया है, और अचानक से दीवार गिर जाना, इसकी भी जांच बेहद महत्वपूर्ण है। क्या ये उतनी मजबूत नहीं थी, क्या उसकी जांच नहीं की जा रही थी, क्या स्ट्रक्चर पुराना था, अगर पुराना था तो फिर उसके बारे में पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई, और लापरवाही अगर हुई है तो वो लापरवाही किस स्तर पर गीतू जो है वो हुई है, उसकी जाँच होना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग इसकी चपेट में आ गए और जवाबदेही बिल्कुल इसमें बनती है गीतू। बिल्कुल, और तकरीबन 20 श्रद्धालु मलबे में दबे हुए थे। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारी सहयोगी ममता जुड़ गई हैं एक बार फिर से। ममता, क्या कुछ जानकारी, कैसे हुआ यह हादसा? 7 बजे के लगभग बीच का ये पूरा हादसा है और यहाँ पर मंदिर है जो महालक्ष्मी मंदिर, यहाँ की जो रेलिंग बनी हुई यमुना किनारे ये मंदिर है, उस रेलिंग पर खड़े होकर कुछ लोग वहाँ जो यमुना का बहाव है उसका नजारा देख रहे थे। इसी तरह उस मंदिर की जो दीवार है वो गिर जाती है और उस दीवार के गिरने से और रेलिंग टूटकर और साथ ही साथ वो जो लोग थे वहाँ खड़े हुए वो यमुना में गिर जाते हैं। और लेकिन हालांकि राहत ये रही कि उनके बहुत ज्यादा इंजरी नहीं है, जैसा कि डीएम आगरा के द्वारा बताया गया है कि जो 5 से 6 लोगों की एंट्री हुई थी और 5 से 6 लोगों को बहुत सही समय पर रेस्क्यू करके और वो अपने घर सकुशल पहुंच चुके थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ममता, ये पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नजर बना के रखिए ममता, और जानकारी हमारे साथ साझा करेंगी। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा दिया है। यानी कि जो बवाल हुआ उसके बाद सरकार झुकी है। भारी बवाल के बाद आप सोचिए पीएम ओली का फैसला आया है, एजेंसियों को सोशल मीडिया शुरू करने का आदेश दिया है। अचानक से आप रोकेंगे तो फिर ऐसा तो होगा ही। सरकार ने युवाओं से आंदोलन खत्म करने को कहा है और राजधानी काठमांडू समेत 7 शहरों में अभी भी कर्फ्यू गीतू लगा हुआ है। बिल्कुल, और प्रदर्शन के दौरान देखिए अब तक 19 लोगों की मौत की खबर है, 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। तो नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती थी और यहाँ पर देखिए शिवम सही उन्होंने किया कि इस्तीफा दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा
ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो गया, 19 से ज़्यादा लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है। और ये तस्वीरें हैं, 6 तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे किस तरह से नेपाल में जो ये पूरा बवाल हो रहा था, क्या ये प्रदर्शन था। पहली तस्वीर में देखिए संसद परिसर में जो जेनजीज हैं वो यहाँ पर घुस गए और सीधे तौर पर उनकी मांग थी कि सोशल मीडिया जो बैन किया है उसे बहाल किया जाए। बिल्कुल, ये आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार कल से ही जो है इस सोशल मीडिया पर ये वायरल है तस्वीरें, और कहा जाता है कि ये विरोध उनका केवल सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं था, ये वहाँ के करप्शन, वहाँ के हालात, वो तमाम चीज़ें सब कुछ मिलकर एक साथ जो है वो उभरा है। और उसके बाद जो युवा हैं, जनरेशन जी यानी 96 से 2010 जो एज ग्रुप अगर बताया जाए, जो उसमें उस समय जो जन्म लिए हैं, और वो ये बच्चे हैं या कह लीजिए युवा हैं, और साथ ही साथ उनके साथ साथ और भी लोग इसमें हैं, जेन जी के सिवा भी और भी बहुत से लोग इसमें शामिल हुए होंगे। हालांकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने आने के लिए मना किया था, और ये बहुत आक्रोश के साथ आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया, और एक तरीके से इनके ऊपर लाठी चार्ज होना। कल की स्थिति जो है वो गीतू आप सोचिए, शूट एट साइट ऑर्डर, यानी देखते ही गोली मार दी जाए अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, हिंसा कोई करता है। लेकिन ये बेहद डरा देने वाली स्थिति थी। सरकार का एक तरीके से तुगलकी फरमान कह लीजिए, हालांकि कोर्ट का आप कह सकते हैं टैक्स इवेजन का मामला है, लेकिन इसको आपको हल करना चाहिए था। अचानक से आपने 26 सोशल साइट्स को बैन कर दिया और सोचेंगे कि भी जनता कुछ नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर इस सोच पर भी कम से कम लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं जो ओली सरकार है वो तुगलकी फरमान जारी कर देती है। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अचानक से बंद कर देना और उस पर यह दलील देना कि यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि अराजकता ना फैले, जिससे कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। तो ये जो तर्क है ना शिवम, वो भी सही नहीं लगे हैं। आखिर इसके पीछे की जो वजह है वो कुछ और नजर आती है, क्योंकि पीएम ओली यहाँ पर चाहते हैं अगर सोशल नेटवर्क आपका होता है, जाहिर सी बात है आपको देश दुनिया की तमाम बातें पता चलती हैं। और शायद ये कोशिश रही होगी, जिस तरह से हम देख रहे हैं पीएम ओली यहाँ पर एक तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हैं, तो उनकी ये कोशिश रही होगी कि जो जनता है उनके बीच किसी भी तरह की जो नई बातें हैं, जो नई खबरें हैं वो ना आए। बिल्कुल गीतू, इसमें दो पहलू हैं। एक तो टैक्स एवेजन को लेकर वो ठीक है, वो आप कर सकते हैं कि भाई बाहर की जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके ऑफिसेज जो बाहर में होते हैं, इनकी मांग थी कि आप लोकल ऑफिसेज सेट करें, यहाँ पर आप तमाम चीज़ें करें, यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स को आप रखें, और लोकल टैक्स नॉर्म्स को, यानी कि हमें टैक्स में हमें भी कुछ लाभ जो है मिले, एडवर्टाइजमेंट में जो टैक्स होता है वो तमाम चीज़ें। लेकिन ये एक दिन में तो नहीं आप कर देंगे कि अचानक से आप ब्लैंकेट बैन जो है वो लगा देंगे और सोचेंगे फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो चल रही थी विदेश में, जिस तरीके से हम भी पढ़ रहे थे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में, कि हैशटैग नेपो किड्स, हैशटैग इस तरीके से हैशटैग्स चल रहे थे जो करप्शन को उजागर कर रहे थे, जो नेपाल में हैं। और लोग अमीरों के बच्चों, अमीर यानी कि जो नेताओं के बच्चे, उनके साथ दिखाते हैं उनकी लाइफस्टाइल देखिए और ये हमारी लाइफस्टाइल देखिए, ये स्थिति है। तो बेहद एक तरीके से एक वायरल मूवमेंट जो था उसके रूप में जेन जी कर रहा था, ना केवल नेपाल का, हर जगह ये चल रहा था। लेकिन नेपाल के ज्यादातर युवा जो हैं, क्योंकि भाई रोजगार की वहां पर बहुत बड़ी कमी है, लोग विदेश जाकर रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो उन्होंने एक तरीके से क्रांति की शुरुआत वहां पर की। फिर ओली जो है वो उन्होंने क्या किया, वो चाइना से वापस आते हैं और कुछ समय बाद एक बैन लगा देते हैं। तो लोग पहले ही कहते हैं कि भाई आप चाइना के करीब हो, तो फिर आप चाइना की तरह आप लोगों का जो है सोशल मीडिया में दम घुटने का प्रयास करोगे तो वो चलेगा नहीं। बिल्कुल, और शायद यही कोशिश जो थी वो उल्टी पड़ती हुई नजर आई है। और ऐसे में अब देखिए, अभी भी तो उन्होंने जो सोशल मीडिया को बैन किया था उस पर से बैन हटाया है, यानी कि यहाँ पर 19 जेनजीज की मौत हुई है और 300 से ज्यादा घायल। उसके बाद आप ये फैसला ले रहे हैं, तो क्या इस सरकार को इतना कह सकते हैं सही माना जाए जो ये फैसले ले सकती है कि आने वाले भविष्य में उनके फैसलों का क्या नतीजा होगा? तो यहाँ पर ये कमी भी दिख रही है शिवा।